ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस यस प्लीज, अब बात नहीं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लेट हैं आज, ठीक है, 10 मिनट लेक्चर लेट है। ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन कि पुलिस वाला सर्च कब करेगा और सर्च का क्या पावर्स होती है। सर्च की जो बेसिक पावर है वो कहाँ दी हुई है, 103 में। प्रोसीजर जो दिया हुआ है 103 में दिया हुआ है, लेकिन एफआईआर के जो प्रोविजन है उनमें भी सर्च के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाया हुआ है और उसके लिए भी उसके रिगार्डिंग प्रोविजन इन्होंने बताया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, अनुरोध पत्र। अब एलओआर जो होता है उसका दिक्कत क्या होती है वो समझिए। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है, अनुरोध पत्र क्या होता है। सपोज कीजिए एक आदमी क्राइम करके चला गया टू द यूएसए। एक आदमी क्राइम करके कहाँ भाग गया, यूएसए भाग गया। 2024 के मेंस में सवाल क्या आया वो सुनिए। 2024 के मेंस में सवाल यह आया कि एक आदमी ने ऑफेंस किया है और ऑफेंस करने के बाद में वो किसी फॉरेन टेरिटरी में चला गया है, ठीक है, और वो उसमें कंट्री का नाम भी दिया होता है कि वो आदमी उस कंट्री में पहुंच गया है। अब आपको इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एविडेंसेस चाहिए उसके लिए आपको उस आदमी की आवश्यकता है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि आपको एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं, आपको उसको बुलाना नहीं है इंडिया में। देखिए अंतर समझिए। एक है एक्स्ट्राडिक्शन। एक्स्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि उस आदमी को बुलाना, उसको कहते हैं प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण उसी के साथ हो सकता है जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है। हमने प्रोविजन पढ़े रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल हमने पढ़े, जहां पर पहली डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सेक्शन निकालेंगे प्लीज 104, 105 या 106 में देखेंगे एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेक्शन देखिए, 111 देखिए, सॉरी। वेतिकारी व्यवस्था जो होती है ना, इसमें आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट दिख रहा है आपको, दिख रहा है संविधाकारी राज्य। अब क्या होता है सर, ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है ये तो है अटैचमेंट के लिए और फोर फीचर के लिए। किसके लिए ये, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसका पर्पस क्या है। सपोज कीजिए आप यूएसए है और मैं इंडिया हूँ, ठीक है ना। एक आदमी ने प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है पैसे कमा कमा के, यहाँ से जो भी उसने ऑफेंसेस किए उसने वहां पर प्रॉपर्टी बनाई यूएसए में जाके। अब मैं यूएस की गवर्नमेंट को लिखता हूँ कि प्लीज इसकी प्रॉपर्टी अटैच करो। अगर यूएस और हमारे बीच में अगर ट्रीटी है कि अगर एक दूसरे से रिक्वेस्ट पर हम वाइस वर्सा प्रॉपर्टी सीज अटैच करवा सकते हैं और सीज करा सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो मैं यहाँ से बोलूंगा यूएस को इस प्रॉपर्टी को सीज करो। सपोज कीजिए एक कंटेनर है जिसमें ड्रग्स है या फिर कुछ इलीगल सामान है जो इंडिया से जा रहा है यूएसए और इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन में, या फिर वो जाएगा यूएई। कहाँ जाएगा, यूएई, फ्यूलिंग के लिए होगा, यूएई में फ्यूल भरेगा फिर आगे जाएगा। मैंने यूएई गवर्नमेंट को बोला कि इसका क्या करना है, आपको इसका सीज करना है और इसको अटैच करना है। ये तो उस पर्पज से लिए है, जो रेसिप्रोकल यहाँ पे जो दिया हुआ है वो तो उस चीज के लिए है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का बेसिक पर्पज होता है एविडेंसेस ऑब्टेन करना, उसको बोलते हैं अनुरोध पत्र। जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है जैसे सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, डीआरटी हो गई, ये लोग क्या करते हैं दूसरे स्टेट्स को बोलते हैं कि हमारे पास ये इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है और हमें आदमी चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे केसेस है तुम लोगों को बताने के लिए कि मैंने कब कब इसका रिक्वेस्ट किया है। मैंने इनफैक्ट ये भी ड्राफ्ट किया है, ये जो होता है ना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं एलओआर। क्या कहते हैं, इसको भी मैंने ड्राफ्ट किया है, प्रॉपरली ड्राफ्ट करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बना के। हमारा एक आदमी है, उसका नाम था ए आर भूरानी। उसके पिताजी ने चिन्ना स्वामी बनाया था। चिन्ना स्वामी कहाँ स्टेडियम है, चेपोक, चेन्नई वाला क्या नाम है, चेन्नई वाले स्टेडियम का क्या नाम है, चिन्ना स्वामी है शायद, तो चेपोक होगा फिर, चेन्नई वाले का नाम चेपोक होगा फिर, है ना। चेन्नई का जो स्टेडियम है उसके फादर ने बनाया था, वो ए आर बुहारी ने। अब उस आदमी क्या क्या करता था उसका तुम मोडस ऑपरेंडी समझोगे तो तुम कहोगे कि यार कितना व्हाइट कलर क्राइम में पैसा है। पैसा किस में है, व्हाइट कलर क्राइम में। अरे जो मर्डर कर रहा है, चक्कू फंसा रहा है, उसको तो 2-5 लाख मिल रहे हैं, और रिस्क कितना ज्यादा है। व्हाइट कलर क्राइम में पकड़े जाने का कोई रिस्क है क्या, कोई रिस्क नहीं है। कोई है क्या रिस्क। इसा ये आदमी क्या करता था सर, इस आदमी का सुनिएगा कहानी। इसके फोर फादर्स ने वो स्टेडियम बनाया था, मतलब इसी की कंपनी ने, वो जो चेन्नई वाला स्टेडियम है, चेन्नई स्वामी शायद उसका नाम ना, या चेपोक, चेपोक जो भी, चेन्नई स्वामी बेंगलोर में तो चेपोक होगा उसका नाम, वो उसके फादर ने बनाया था। अब जब ये केस मेरे पास आया, आई वॉज एलसी दैट टाइम, तो मेरे पास जब ये केस आया तो मैंने इसकी पूरी फाइल रीड करी। ये आदमी क्या करता था, इंडोनेशिया से ऑयल लेता था, इंडोनेशिया से ऑयल लेता था, उसको दुबई में जाके पहले लेके आता था, तो एक टैक्स वो वहाँ पे कटवाता है, फिर दुबई से इंडिया लेके आता था। वो क्या करता था, एक ही तेल पर डबल टैक्सेशन पे करता था, ठीक है ना, ऑन डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनली वो पे नहीं करता था। वो कंटेनर जब यूएई पहुंचता था तो यूएई वाले जब टैक्स लेने आते थे तो यूएई वालों को मेंटेन कर लेता था
किसका टैक्स तो इंडिया में जाएगा, ये कंटेनर तो इंडिया जाने के लिए है। हम जो दुबई आए हैं या हम जो यूएई आए हैं, हम तो कोई दूसरे कार्गो को छोड़ने आए हैं, छोटी मोटी ड्यूटी पे करके। वो वहाँ पर भी हमको रिसिप्ट, फेक रिसिप्ट दिखाता था, उसी कंटेनर को फिर इंडिया लेके आता था, और वही ऑयल जो होता था, वही ऑयल पे, मतलब अब इसमें बोलोगे सर इसमें ऑफेंस कहाँ कर रहा है वो, तो सर ऐसा है कि वो जो ऑयल लेके आ रहा है वो ऑयल बेच रहा है या तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, या फिर बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम को, इन्हीं को ऑयल बेच रहा है। जब वो इनको इंडियन ऑयल बेच रहा है तो हमें ऊंचे दामों में तेल मिल रहा है, क्योंकि उसने 2 बिल प्रोड्यूस किए हैं टैक्सेस के अलग अलग, और हम उसको पे कर रहे हैं। हम उसको लास्ट 5-7 साल से हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको पे करने में जा रहा था, डबल टैक्सेशन के फोर्स से। तो समझ में आया कितना मास्टरमाइंड आदमी था। तुम हुआ तो फिर इसके लिए और बनाया था हमने यूएई गवर्नमेंट के लिए, यूएई रहता था असल में ही। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पढ़ते हैं क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। अब किसी दूसरे देश में अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जैसे केस बन गया यहाँ पर, अब साक्ष्य लेने के लिए वो आदमी वहां पर रहता है, तो इंडिया वाले क्या भेजेंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। कौन सेक्शन तक हो गया था लास्ट क्लास में? ये शायद मैंने करवाया नहीं करवाया आपको, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हो गया ना अपना? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पढ़ा दिया आप लोगों को, उसके साथ पढ़ा है पीछे वाले प्रोविजन के साथ में। इसको उठा के इधर लेके आए ये लोग, आगे लेके आए, लिखवाया मैंने, लिखवाया इसमें। एक बार मुझे प्लीज जल्दी से बता दीजिए, 112 लिखिए जल्दी से। 112 लिखवाया क्या? 112 तो लिखवाया होगा यार। हाँ तो बस 112 ही है वो, इट वॉज। हाँ तो बस वो 112 113 के बाद लिख देना कि ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है ना। ये पहले उधर हुआ करते थे, बिल्कुल उठा के आगे ले आए, ठीक है ना सर। आप अगर 112 की लाइन पढ़ेंगे, मुझे ऐसा याद आया कि मैंने यार करवाया है ये प्रोविजन, प्लीज 112 पढ़ेंगे एक बार। यहाँ देखिए, इफ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहली लाइन ही पढ़िए, इफ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो टेक्निकली ये जो टॉपिक था ये पहले कहाँ था सर, ये चैप्टर 13 में हुआ करता था, एफआईआर वाले पार्ट्स में ये सेक्शन था। वहां पर क्यों था सर, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के मैटर है वो कहाँ जाएंगे, उस चैप्टर में जाते हैं, लेकिन इस सेक्शन को उधर से निकाल के इधर डाला गया है इन्होंने, ठीक है ना। इफ द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना सर। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई आउटसाइड कंट्री में गया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिलीव that available in a certain country, the criminal court may issue a letter of request, ठीक है ना सर। तो उसको एग्जामिनेशन के लिए आप क्या इश्यू करोगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट करोगे फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक्स्ट्राडिक्शन नहीं है, क्या नहीं है ये एक्स्ट्राडिक्शन नहीं है, ये प्रत्यार्पण नहीं है आपका। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट्स ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, प्लीज चैप्टर डाल लीजिएगा, प्लीज चैप्टर डाल लीजिएगा, चैप्टर 18, चैप्टर 18, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट्स ऑफ चार्ज। आरोपों की अंतर्वस्तु से आप क्या समझते हैं, आरोपों की अंतर्वस्तु से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। अभी चार्ज फ्रेमिंग की क्लासेस देखी आपने, कल चार्ज फ्रेमिंग समझाया था, समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, कल चार्ज फ्रेमिंग क्लास हुई, समझ में आया था चार्ज फ्रेमिंग? और जो भेजा था सॉल्यूशन समझ में आया कि कौन सा सेक्शन क्यों लगाया है, कोड ऑफ सेक्शन क्यों आया है, उसको प्लीज नोट कीजिएगा। वो फॉर्मेट जितने भी ना उनको क्या करना है आपको, उनको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और देखिए मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए चार्ज जो होते हैं टेक्निकली चार्ज अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, जैसे सेक्शन 234 में, इसके साथ 235, 236, 237, ये बेसिकली अलग अलग टाइप के चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है सर। 236, 237, ठीक है ना सर। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा सर। ऐसा है 234 के अंदर अंडर सेक्शन 234 7 तरह के चीजें होनी चाहिए चार्ज में, ठीक है। अंडर सेक्शन 235 2 तरह की चीजें चार्ज में होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 236 2 तरह की चीज। अंडर सेक्शन 236 एक और चीज होती है चार्ज के अंदर। अंडर 237 एक और चीज। टेक्निकली अगर आप देखें तो टोटल चार्ज में 11 तरह के कंटेंट होते हैं, 11 तरह की अंतर्वस्तु होती है। आपसे सवाल आ जाए व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ चार्जेस, तो उसमें सिर्फ सिंगली 234 से नहीं आएगा, 35, 36, 37 भी आपको लिखना पड़ेगा। अब चार्ज में क्या क्या होता है सर, जैसे चार्ज फ्रेमिंग क्लासेस में मैंने आपको बताया
एक बार डायरेक्ट निकालेंगे और मैं चार्ज फ्रेमिंग के जो चार्ज हमने स्टेब्लिश किए थे उनको मैं लिखने की ट्राई करूंगा, उनको मैं लिखूंगा, ठीक है ना। प्लीज एक बार देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है 234 में, आप प्रैक्टिकल के साथ में आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा और थ्योरेटिकल भी बताऊंगा हम कैसे जो लिखते हैं। ये जो मैंने बनाया है या फिर ये जो चीज दी हुई है ये हमने कहाँ से उठाई है, फॉर्म नंबर 33 से उठाई है, फॉर्म नंबर 33। फॉर्म नंबर 33 किसका, शेड्यूल का। देखो सर, आप अगर शेड्यूल में जाएंगे सीआरपीसी के या बीएनएसएस के पीछे जाएंगे तो वहाँ पर फॉर्म नंबर 33 आपको मिलेगा, उसमें कंटेंट्स मतलब चार्ज कैसे बनाया जाएगा उसमें दिया हुआ है। अब चार्ज में होता क्या क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कंटेंट्स मतलब अंतर का मतलब कि अगर मैं चार्ज फ्रेमिंग कर रहा हूं तो उसमें मेरे को 11 चीजें होनी चाहिए, ये 11 चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना सर। सबसे पहली जो चीज है वो है एवरी चार्ज सेट स्टेट द ऑफेंस, स्टेट द ऑफेंस। भाई ऑफेंस के बारे में जानकारी दे। सबसे पहले क्या है सर, स्टेट द ऑफेंस, कि मतलब कथन होगा उसमें संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप उस अपराध का कथन होगा, उस अपराध का कथन मतलब जो ऑफेंस किया है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है कि कौन सा ऑफेंस किया है इसने। उसका पहली चीज ये कि आपको किसका नाम लिखना है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसका नाम आपको लिखना है। दूसरा देखिए अगर कोई उसका स्पेसिफिक नाम दिया है, उस अपराध का अगर कोई स्पेसिफिक नाम दिया है तो उसका नाम आपको लिखना है। हाँ सर, अपराध का स्पेसिफिक नाम इन्होंने दिया हुआ है। जैसे जैसे मैं उसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं 300 में आ जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो उसने स्पेसिफिकली जो नाम दिया हुआ है, यू हैव कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 300, अलग से जो ऑफेंस जो है उसका नाम आपने यहाँ पर दे दिया, देयर बाय यू कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 302, इट इज मर्डर। क्या है इसका नाम, मर्डर। तो आपने उसको उसका सेक्शन लिख दिया, सेक्शन लिख दिया मतलब अपराध का आपने क्या बता दिया कि एक तो अपराध कौन सा किया आपने वो बताया, भाई कौन से लॉ में ऑफेंस किया है आपने वो बताया कि सेक्शन 302 किसका, आईपीसी का, और वो मर्डर के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। थर्ड चीज देखिए, अगर उसका कोई, हाँ सेक्शन का नेम भी लिखेंगे, ठीक है ना, सेक्शन का नाम भी लिखने को बोल रहा है। तीसरा चीज देखिए, अगर उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आप नाम नहीं लिख रहे हो तो क्या क्या लिखोगे फिर, डेफिनेशन। तो हमने क्या लिखी है यहाँ पर, जो डेफिनेशन जो डिफाइन किया है उसको हमने डेफिनेशन लिखी है। हमने क्या लिखा है, वी हैव राइट द डेफिनेशन, ठीक है ना। हमने इसका डिफाइन करके इसका डेफिनेशन लिखी है। फोर्थ देखिए, द लॉ एंड सेक्शन जिसमें वो बन रहा है, लॉ एंड सेक्शन लिखा है सर, सेक्शन लिख दिया और लॉ भी लिख दिया, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, एक स्टेटमेंट दोगे आप, एक स्टेटमेंट दोगे, एक स्टेटमेंट दोगे। स्टेटमेंट क्या दोगे, ये जो चार्ज है इसमें लीगल कंडीशन फुलफिल हो चुकी है और एक पर्टिकुलर केस यहाँ पर बनने के लिए तैयार है। तो आपने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पर, आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन द अबव सेड चार्जेस। इसके बारे में स्टेटमेंट भी दे दिया आपने। ये पांचवा पॉइंट हो गया इसका। आप और देखिए, छठा देखिए, द चार्ज शेल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। जो भी न्यायालय की भाषा है आप उसमें लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, न्यायालय की भाषा। अगर मान लीजिए हिंदी है न्यायालय की भाषा तो आप हिंदी में बनाएंगे, ठीक है ना सर। लेकिन हम लोग एग्जाम में इंग्लिश मीडियम से जा रहे हैं तो हम इंग्लिश मीडियम बनाओ, अगर आप हिंदी मीडियम जाते हो हिंदी मीडियम में बनाओ। अब ये नहीं कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के हिसाब से आप हिंदी में बनाने लग गए, तुम्हारा पेपर का जो मीडियम है वो क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में बनाओगे। समझ में आई बात। अगला देखिए, इफ द अक्यूज हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर वो पहले ही कन्विक्टेड है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो उसके रिगार्डिंग भी चार्ज में क्या दोगे आप, एक स्टेटमेंट दोगे, ठीक है ना सर, ताकि एनहांस पनिशमेंट के लिए हम यूज कर सकें। एनहांस पनिशमेंट दिया हुआ है, आपने पढ़ा है एनहांस पनिशमेंट अंडर द बीएनएस और आईपीसी में भी था एनहांस पनिशमेंट। कौन सा सेक्शन था एनहांस पनिशमेंट का, आईपीसी का बता दीजिए अगर इसमें कंफ्यूजन है तो, 11-12 में से सेक्शन 75। एनहांस पनिशमेंट कहाँ था आईपीसी में, सेक्शन 75 की अगर कोई भी चैप्टर 12 और 17 का ऑफेंसेस करता है, अब जो बन गया चैप्टर 6 और 17 का ऑफेंसेस करता है, बस समझ में आई। कोई भी अगर ये ऑफेंसेस करता है, 12-17 के ऑफेंसेस करता है, आईपीसी में क्या दिया हुआ है, 12 और 17 का जो भी ऑफेंसेस करता है उसको मिनिमम 3 साल, जिसको 3 साल के ऑफेंस में पनिशमेंट एक बार मिल चुका है, वो दोबारा अगर पनिशमेंट कर रहा है, दोबारा अगर उसी में जा रहा है तो 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाएगा। अगर एनहांस पनिशमेंट की बात है तो आप चार्ज में एक लाइन लिखोगे, चार्ज में यू जस्ट मेक वन लाइन कि द अक्यूज हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड और पनिश्ड अंडर सो एंड सो चैप्टर, ठीक है ना। और एनहांस पनिशमेंट के रिगार्डिंग भी आप स्टेटमेंट लिखोगे। और स्टेटमेंट कहाँ आता है टेक्निकली, स्टेटमेंट यहाँ आता है अलग से, इसके इसके जस्ट नीचे, ठीक है ना। द अक्यूज हैज बीन
previously convicted under the offenses of chapter 17 for more than 3 year, 3 और 3 for more than 3 और 3 year, ठीक है ना सर। उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे देंगे। अब आप कह रहे सर 11 होते हैं, आपने तो मेरे अभी तक कितने बताए, 7 ही डिस्कस किए, और कहाँ है? देखिए अगला देखिए 235 में जो टाइम और प्लेस भी लिखोगे आप, टाइम और प्लेस भी लिखोगे। देखो सर टाइम और प्लेस लिखा नहीं लिखा, डेट, यहाँ देखिए आप, डेट ऑन दिस डेट इवनिंग यू आर ड्राइविंग ट्रक, और कहाँ ड्राइव करे थे ट्रक को, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बैरियर आपने तोड़ दिया और मोटरसाइकिल के साथ आप भिड़ गए। समझ में आया? कंटेंट्स ऑफ चार्ज बता रहा हूं मैं, 11 होते हैं सर, ठीक है ना, मैंने 8 बता दिया आपको। अब 90 पे आइए, 90 पे आइए। अगर अक्यूज ने कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे ऑफेंस किए ना सर, तो उसमें एक ग्रोस सम भी मेंशन करना होगा, एक ग्रोस सम भी मेंशन करना होगा। कल एक चार्ज फ्रेमिंग किया था हमने, कल एक चार्ज फ्रेमिंग किया था हमने, कौन सा, कल की 6 क्लास है ना, हाँ, कल एक चार्ज फ्रेमिंग, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 है ना, ये कौन सा है, हाँ 2 में कल एक चार्ज फ्रेमिंग बताया था मैंने आपको, जिसमें एक भाई साहब ने क्या किया था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, इसमें 408 का चार्ज बनाया था हमने, याद आ रहा है? कल की क्लास ली नहीं ली तुम लोगों ने? अरे नहीं लोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे कल को बोल मत देना सर पढ़ाया नहीं आपने तो, जब, अरे ये थोड़ी ना है, जब तुम्हारा मेंस होगा तो उस टाइम पर तुम तैयार होगे, उस टाइम पर तुम हथियार तानोगे, ये मैं समझ लेना। अभी सर अब हम, मेरा मेंस हो चुका है, अब मैं आ रहा हूँ बस चार्ज फ्रेमिंग सीखने, भगा दूंगा उस टाइम में, इससे थोड़ी काम चलेगा, पढ़ाया था तुम्हें उस टाइम पे, ये आंखों से नींद निकाल दो अपनी, समझ में आई बात? तुम सोच लीजिए तुमको 40 नंबर का एज है अगर तुमने अभी सीख लिया तो, और अपने पास फॉर्मेट रखे हैं तो। और अब आप इसमें देखिए, ये कह रहा है कि जहां पे भी कौन से ऑफेंस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंसेस हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पर कौन सा ऑफेंस किया है इसने, कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लिखा हुआ है, और कहाँ किया है, 408 में किया हुआ है। मैंने एक लमसम अमाउंट भी मेंशन करना है, फिर क्या करना है, एक अमाउंट भी मेंशन करना है, उसमें मेंशन कर दिया, 9 टाइप के चार्ज हो गए, ठीक है सर। 236 में आइए, आप उसमें क्या बताएंगे, मैनर बताएंगे, क्या बताएंगे, मैनर। सर मैनर बताया हुआ है कि आपने क्या किया हुआ है, इतने रुपए आपको कलेक्ट करने थे क्लाइंट से, है ना, और आपने क्या किया है, डिपॉजिट नहीं कराया 2 लाख रुपए, तो मैंने उसका क्या बता दिया, मैनर भी बता दिया, ठीक है सर। 10 हो गए, अब 11वां देखिए, 36 में, सॉरी 37 में देखिए, इन एवरी चार्ज वर्ड यूज डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेम सेंस रेस्पेक्टिव बाय द लॉ अंडर ऑफेंस। मतलब ये कह रहा है कि जो भी आप ऑफेंसेस लिख रहे हैं, जो भी आप ऑफेंसेस लिख रहे हैं, उसको उसी सेंस में लिया जाएगा जिस सेंस में लॉ बनाया गया है, ठीक है ना सर। आप जो आरोपों का, जो शब्दों का अर्थ है, उनका वही अर्थ लिया जाएगा जिसमें विधि के अंतर्गत वो दंडनीय है। समझ में आई? 11 समझ में आ गए, लिखने का कार्य किया जाए। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, समझ में आया? तुम क्लास नहीं ले रहे क्या? हाँ तो नहीं लोगे तो फिर मेरे सवाल मत पूछो, क्योंकि जिन्हें सवाल ली उसको पता है ना कि कल की क्लास में क्या हुआ है। आप क्लासेस नहीं लेंगे और उसके बाद फिर बच्चे ऊट पटांग वही सवाल पूछेंगे। ऊट पटांग मतलब जानते क्या होता है? ऊट पे टांग रखना। कोई ऊट पे टांग रख सकता है क्या? नहीं रख सकता ना, तो वो काम क्यों करो ऊट पे टांग रखने का? ऐसा हो ही नहीं सकता। भेजा है मैंने तो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हर एक जजमेंट भेजता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? रॉन्ग नंबर है सर, यानी कौन सी भाषा में। तो सर कहने का मतलब ये है कि ये दीज आर द कंटेंट्स ऑफ चार्ज। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ आपको, और बिल्कुल ये नींद से जाग जाइए, एक सेपरेट कॉपी बनाइए सब चीज़ों की। आप यकीन नहीं करेंगे, ये 4 दिन की क्लास हुई है, मतलब 4-5 दिन की क्लास हुई है अभी तक, उसमें मोर देन 26 पीडीएफ भेज चुके हैं हम लोग ग्रुप में, मोर देन 26 पीडीएफ। कल एक बच्ची ने एडमिशन लिया तो उसको 26 पीडीएफ मिले हैं, तो वो कह रही थी सर इतना पढ़ा दिया कैसे पढ़ूंगी। ये भी दुख होता है बच्चे का, इतना पढ़ा दे कैसे पढ़ूंगी। अरे भाई कैसे पढ़ूंगी, क्या पढ़ना तो पड़ेगा ना।
कंटेंट तो हर दिन के 4 पीडीएफ आ रहे हैं, 5 पीडीएफ आ रहे हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिला है, आप प्लीज मुझे लिख के दीजिए कि कौन सा पीडीएफ आपको नहीं मिला है, ठीक है ना। हम मेक श्योर करते हैं कि आपको पीडीएफ फाउंडेशन में डाल देंगे, ठीक है ना सर। हर एक जजमेंट का, जैसे जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनके सोल्यूशन भी मैंने करवाए हैं, चाहे वो ऑर्डर राइटिंग का हो, चाहे वो सिविल जजमेंट राइटिंग का हो। आज मैं क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग के भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अरे हिंदी में तो बोलता हूँ ना। अरे तो सैंपल भेजा है ना, उसको उससे देखो ना, समझो ना। ठीक है मैं हिंदी में भी रिवाइज हिंदी में भी बोल दूंगा। ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे शायद मैं हिंदी में ही बोल दूंगा। आप ऑनलाइन बोलते हो सर, एक बार हिंदी में भी समझा दो, मैं समझा दूंगा। आप लोगों से पूछता तो हूँ कि समझ में आया नहीं आया। हिंदी मीडियम साले छात्रों की शिकायत यह है कि सर आप हिंदी में नहीं रिपीट करते, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए समझा देते एक एक पॉइंट, आप ये नहीं बताते कि हिंदी मीडियम में क्या है। तो सर ऐसा है, मेरा आपसे निवेदन है, मैं सवाल जब क्लास में पूछता हूँ कि समझ में आया तो आप एक बार लिख दीजिए कि सर एक बार हिंदी में रिपीट कर दीजिए, हिंदी वालों को भी समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। अरे यार ऐसा होता है कि एक सिंगल ऑर्डर या एक सिंगल जजमेंट को अगर आप समझा रहे हो ना, तो वही आधा घंटे से 45 मिनट लेता है पूरा। आप सोचिए मैं लिखवाता नहीं हूँ, अगर मैं लिखवाऊँ तो हर एक क्लास 3-3 घंटे लगेगी। हाँ, उसमें मैं कंटेंट समझा सकता हूँ, मैं आपको लीगल पॉइंट बता सकता हूँ कि इसमें लीगली आपको क्या पॉइंट इसमें लिखना है इसमें, क्योंकि आपको लिखना स्वयं से पड़ेगा, ठीक है ना सर। कोई दिक्कत नहीं, आज मैं पहले हिंदी वाले मीडियम को समझाऊंगा, ठीक है सर। आगे चले, बस वेरी वेल देन, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो कंटेंट्स ऑफ चार्ज में कौन कौन सेक्शंस आएंगे? 235, 234, 35, 36, ठीक है ना सर। ये 4 सेक्शंस आएंगे कंटेंट्स ऑफ। लिखना स्टार्ट कीजिए। सवाल लिख लिया होगा आपने, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ चार्ज, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंटेंट्स ऑफ चार्ज। आरोपों की अंतर वस्तु से आप क्या समझते हैं, ठीक है सर। कल मैं सुनूंगा सारे कंटेंट्स ऑफ चार्ज, साथ के साथ सुनूंगा, एक बच्चे से, दूसरे बच्चे से, फिर बाकी सुनूंगा। एक एक मेरे को बताना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। देखिए एक डेफिनेशन है चार्ज की, डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है? चार्ज की डेफिनेशन। अब चार्ज की जो डेफिनेशन है वो बहुत फालतू दोयम दर्जे की डेफिनेशन दी हुई है। कभी भी मेंस के अंदर अगर चार्ज की डेफिनेशन आएगी तो आपको कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? एक तो आगे लिखनी है कंटेंट्स वन हेड और मोर देन वन हेड, जो डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना, कि एक शीर्ष या एक से अधिक शीर्ष हो सकता है। अब ये तो सिंपल सी परिभाषा है, इसके क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है कुछ परिभाषा में? चार्ज की जो मेन डेफिनेशन है वो है अपना 234 का 5वां क्लॉज, और ये मैंने शायद उस टाइम लिखवाया है आप लोगों को, है ना, उसको लिखवाया डेफिनेशन क्लोज में कि जब कभी भी चार्ज की परिभाषा आएगी मेंस के अंदर तो देखो वो तो लिखोगे ही, उसके साथ आपको 234 का 5वां क्लोज लिखना है या 211 का 5वां क्लोज लिखना है सीआरपीसी में। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखिए प्लीज इसमें 234 लिखेंगे, 234 लिखिए, 234 सेक्शन 234, सेक्शन 234। इन चार्ज देर आर फॉलोइंग, इन चार्ज देर आर फॉलोइंग कंटेंट्स। आरोप में निम्नलिखित अंतर्वस्तु होती है, आरोप में निम्नलिखित अंतर्वस्तु होती है। सबसे पहले लिखिएगा स्टेट द ऑफेंस, स्टेट द ऑफेंस, स्टेट द ऑफेंस, अपराध का कथन, अपराध का कथन कि क्या अपराध किया है। सेकंड पॉइंट लिखिए इफ इन लॉ एनी स्पेसिफिक नेम देन दैट, if in law any specific name then that, यदि यदि विधि द्वारा कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, यदि विधि द्वारा कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, यदि विधि द्वारा कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो उसका नाम, तो उसका नाम। थर्ड लिखिए इफ नो स्पेसिफिक नेम देन डेफिनेशन, यदि कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया, यदि कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया तो उसकी परिभाषा, तो उसकी परिभाषा। चौथा लिखिए लॉ एंड सेक्शन, लॉ एंड सेक्शन, विधि व विधि की वह धारा, विधि व विधि की वह धारा, लॉ एंड सेक्शन। पांचवा लिखिए प्लीज ए स्टेटमेंट दैट, स्टेटमेंट दैट every legal condition required by law,
statement that every legal condition required by law to constitute the offense, to constitute the offense, to constitute the offense, to constitute the offense, charged was fulfilled, charge was fulfilled, charge was fulfilled. देखिए देखिए, ऐसा कथन, ऐसा कथन जो कि विधि द्वारा अपेक्षित, जो कि विधि द्वारा अपेक्षित, जो कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त, जो कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है, जिससे आरोपित अपराध बनता है, जिससे आरोपित अपराध बनता है, उस शर्त को पूरा कर लिया गया हो, 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 उस शर्त को पूरा कर लिया गया हो। छठा लिखिए, द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, न्यायालय की भाषा, न्यायालय की भाषा, इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, न्यायालय की भाषा में, न्यायालय की भाषा में। सातों लिखेंगे प्लीज। इफ एनी प्रीवियस कन्विक्शन, if any previous conviction, then statement in that regard, then statement in that regard। यदि कोई पूर्व दोष सिद्धि है, यदि कोई पूर्व दोष सिद्धि है तो उसके संदर्भ में कथन, तो उसके संदर्भ में कथन, तो उसके संदर्भ में कथन, कथन। प्लीज नेक्स्ट सेक्शन लिखिए। इफ एनी प्रीवियस कन्विक्शन देन स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेक्शन लिखिए। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन देखने हैं आपको। देखिए बीएनएसएस में इलस्ट्रेशंस नहीं है और जो है वो यही है, जो दिखा रहा हूँ ना, ये इलस्ट्रेशन है बीएनएसएस में। मेनली एग्जाम में जो इलस्ट्रेशंस आते हैं क्रिमिनल साइड से, वो आएंगे आपके एविडेंस से और आईपीसी से, जो है ना बीएसए और बीएनएस से आते हैं, और बाकी इलस्ट्रेशन नहीं आते। काइंडली लुक एट दोज इलस्ट्रेशन ना। ए इज चार्ज विद मर्डर, बिल्कुल सिंपल से समझ, इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ बी, मतलब ऐसा है कि ए ने किसको मारा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट दैट A's act fall within the definition of murder under in section 100 and 101 of the BNS, that it did not fall with any of the general exceptions of the said Sahita, and that it did not fall any of the 5 exceptions to the section 101, or that if did fall within exception 1 or other of the 3 provisos of the exception applied to it। अब समझो क्या बोल रहा है सर। ये से कह रहा है कि अगर किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज, इसके ऊपर चार्ज किया गया मर्डर का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेट का मतलब है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो मर्डर किया गया है वो जो डेफिनेशन जो दी हुई है 101 के अंदर, ठीक है ना, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर इसका चार्ज किया जाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर मैंने किसी के ऊपर चार्ज लगा दिया कि ये इसने सेक्शन 100 का ऑफेंस किया है, किसका ऑफेंस किया है, सेक्शन 100 का ऑफेंस किया है या 101 का ऑफेंस किया है, या मैंने लिख दिया कि मैंने इसको मर्डर से चार्ज किया है, मतलब मैंने इसको हत्या का आरोपी बनाया है। अब हत्या का आरोपी इसको बना रहा हूं मैं, तो मतलब हत्या तो 2 जगह होती है ना सर, एक तो सदोष मानव वर्ग कल्पेबल होमिसाइड में होती है और एक मर्डर में होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ने किसी को मारा है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो ट्रायल होगा वो किसके ऊपर होगा, सेक्शन 100 और 101 के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी जनरल एक्सेप्शंस में लेके जा रहे हो, बीएनएस के किसी जनरल एक्सेप्शंस में आप उसको फॉल कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब चार्ज में अगर आपने लिख दिया है कि इस आदमी ने ये ऑफेंस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि उसमें उसको जनरल एक्सेप्शन दे रहे हैं। चार्ज तो हम पूरा ही लगाएंगे, वो भी ट्रायल की विषय वस्तु है, ठीक है ना। जब विचारण होगा, जब ट्रायल चलेगा, तब देखा जाएगा कि एक्सेप्शन देना है या नहीं देना। समझ में? आगे देखिए, एंड इट डिड नॉट फॉल विद इन 5 ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 101। 101 में 5 एक्सेप्शंस दिए हुए है ना सर। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उसको 5 एक्सेप्शन में ला रहे हैं, क्योंकि ये 5 एक्सेप्शन में केस जाएगा, ये भी किसको साबित करना है, ये भी किसको साबित करना है, ये भी अक्यूज को साबित करना है, ये भी डिफेंस को साबित करना है। लेकिन चार्ज में तो सिंपल मर्डर ही लिखोगे ना आप, ये सब ट्रायल में प्रूव करना पड़ेगा ना। देखो कि जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसको कब साबित करना है, ट्रायल में। लेकिन
सेक्शन 100 में 3 एक्सप्लेनेशंस हैं, मानते हैं आप? ठीक है ना। एक तो भाई उसको प्रॉपर रेमेडीज मिलती, स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलता तो बच जाता, है ना। और दूसरा ये कि भाई उसका ऐसा था कि आपने कुछ ऐसा इस जगह मारा जहां पे उसकी डेथ एक्सेलरेट हो गई। तीसरा, बच्चे का कोई पार्ट ब्रोट फोर्थ हो गया। ठीक है ना सर। अब ये तीन जो ये एक्सेप्शन नहीं है, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो ये कहना चाह रहा है कि देखिए, लेकिन ये कह रहा है और दैट इफ डिड फॉल विद इन एक्सेप्शन 1 और one or other 3 provisos of that exception apply to it। बात समझ में आई? समझ में आई बात? लास्ट की बात समझ में नहीं आई या पूरी बात समझ में नहीं आई? इलस्ट्रेशन नहीं है, ये रूल है, उसको इलस्ट्रेशन समझ के भूल मत करना। ये क्या है? अरे ये नियम है। इलस्ट्रेशन क्या है इसमें? ये नियम बता रहा है तुमको, और हो सकता है प्रीलिमिनरी सवाल अब यहीं से बन जाए। दिस इज नॉट ए इलस्ट्रेशन, दिस इज नॉट एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन को तो कर मत पढ़िए इसको आप। इसको पढ़ने के लिए चाहिए समझ, कानून की समझ। समझिए कि सर जब चार्ज हम फ्रेम करते हैं उस टाइम हम किसी एक्सेप्शन का बात नहीं करेंगे। एक्सेप्शन का बात कहाँ होगा? ट्रायल में होगा। एक्सेप्शन की बात कहाँ पे होगी? आपके ट्रायल में होगी। एक्सेप्शन की बात इस टाइम पे नहीं की जाएगी, ये बात समझिए। अब ये भूल मत कीजिए कि ये एक इलस्ट्रेशन है, कहानी की तरह नहीं पढ़ना है इसको, ये रूल है। समझ में ही बात, ये नियम की बात कर रहा है, दिया इलस्ट्रेशन ये फॉर्म में है। अरे आधा तो समझ में आया होगा, जहां समझ में नहीं आया वहां से समझाऊंगा ना। और बिल्कुल ये अगर सर समझ में नहीं आ रहा तो फिर भैया बुक बंद कर दो और फिर अपने मस्त सो जाओ या सोचो, स्ट्रगल करो। समझ में क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पे अटक रहे हो? जहां अटक रहे हो मुझे बताओ कि पूरी रजिस्ट्रेशन में मुझे कहाँ समझ में नहीं आया। जैसे वो कह रहा है कि सर देखो इट डिड नॉट फॉल जनरल एक्सेप्शन। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा। ठीक है ना सर। देखो ये जो स्टेटमेंट दिया ना चार्ज के अंदर, या तो ए का एक्ट फॉल करता है सेक्शन 100 में और 101 में, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सामान्य अपवाद का लाभ दिया जाए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, वो सब जो जनरल एक्सेप्शन है ना, सामान्य अपवादों का आपको लाभ दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी बात देखिए, एंड इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द फाइव एक्सेप्शन टू सेक्शन 101। 101 के जो 5 अपवाद हैं जहां कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर बनता है, उसका भी मतलब नहीं है कि आपको उसका लाभ दिया जाएगा। ये आपको साबित करना है, ये अक्यूज प्रूव करेगा। याद करो एविडेंस का सेक्शन, अगर किसी भी अक्यूज को कोई लाभ लेना है किसी भी एक्सेप्शन का फायदा लेना है अक्यूज को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अक्यूज पे ही है। सेक्शन 105 हुआ करता था पहले एविडेंस में। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर कि अगर कोई एक्सेप्शन में आप जाना चाहते हो तो उसको भी आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। आगे देखिए, एंड इट डिड नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द 5 एक्सेप्शन देयरऑफ और दैट इफ इट डिड फॉल विद इन एक्सेप्शन 1। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन 1 में फॉल करता है, वन और द अदर ऑफ द 3 प्रोविजन टू दैट एक्सेप्शन अप्लाई टू इट। इसका क्या मतलब हुआ? ये लास्ट की लाइन कौन समझेगा और किसको कितनी समझ में आई मुझे बताइए। अरे भैया लिखवाने से थोड़ी जज बन जाओगे। बीएनएस या जिसके पास आईपीसी निकाल लीजिए, बीएनएस निकाल लीजिए मैडम, बीएनएस निकाल लीजिए, तो इस वही समझ में आएगा। अच्छा बीएनएस निकाल ही रखा है 100। हाँ, बीएनएस निकालने के बाद में 101 निकालिए और उसमें निकालिए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर का एक्सेप्शन नंबर 1 पढ़िए। एक्सेप्शन नंबर 1 में एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन दिख रहे हैं 3। तो ये कह रहा है कि सर न तो उन 5 एक्सेप्शंस में जाएगा और न ही एक्सेप्शन नंबर 1 के उन 3 एक्सेप्शंस में जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन नंबर 1 में भी 3 एक्सेप्शंस है, ये उसकी बात कर रहा है। दोबारा पढ़िए, अब लाइन समझ में आएगी। आपने जो बोला था ना वो मेरे को कम समझ में आया। हाँ आपका जो समझ, देखिए ऐसा है कि हाँ वो आप मेरे को नहीं समझ में आया कि आप क्या कह रहे हो। आपका सही था तो फिर ठीक, अच्छी बात है। हाँ समझ नहीं आया ना, क्या क्या बोल रहे हो? हाथ तो, अरे जोर से बोलो। नहीं मैंने पूछा, समझ में आ गया तो तुम्हारे चेहरे बोलते हैं, चेहरे। देखिए ये अच्छा इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इलस्ट्रेशन ये बात क्लियर करता है कि अगर आपके चार्ज फ्रेमिंग कर रहे हो तो उसके अंदर हम एक्सेप्शंस को काउंट नहीं करते हैं। इसका पर्पज ये है, तुम इतना समझो, उसका भी एक्सेप्शन के भी 3 एक्सेप्शंस भी काउंट
नहीं करते। हाँ हाँ। दूसरा देखें, अरे लोकी लैंग्वेज को ऐसा बनाया जाता है ताकि उसमें से कोई सेकेंडरी मीनिंग ना निकले। बहुत से लोग कहते हैं ना सर कि सर सीधा सीधा ही लिख देता, इजी सी, अरे एक लाइन में लिख देता ना कि चार्ज के अंदर उसके एक्सेप्शंस नहीं आते। अरे मैडम बात नहीं, चार्ज के अंदर उसके एक्सेप्शंस नहीं आते, लिख सकता था ना सीधी सी लाइन में भी, चार्ज के अंदर एक्सेप्शन नहीं होते, बाकी चीजें भी नहीं काउंट करोगे। उसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता, इसका सिंपल सा मतलब समझिए। इसका सिंपल अर्थ ये है सर कि वो एक भी एक्सेप्शन को छोड़ना नहीं चाहते, वो कोई लूप होल नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि इस लाइन का कोई सेकेंडरी मीनिंग निकले। इसलिए उन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई किया और बिल्कुल उस बात को लिखा कि अगर आप मर्डर के ऊपर चार्ज बना रहे हो या तो 100 में या फिर 101 में आप फोल करोगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी एक्सेप्शन में जा रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब कोर्ट इनिशियल स्टेज ऑफ जब चार्ज फ्रेमिंग कर रही है उसी टाइम पर कोर्ट प्री डिटरमाइंड नहीं होगा कि इसको एक्सेप्शन का फायदा देना है। समझ रहे हैं आप बात? अगर कोर्ट यही प्रीजुडाइज हो जाएगा, अगर कोर्ट न्यायालय यहीं पे डिसाइड कर लेगा तो फिर जस्टिस कैसे होगा? तुमने तो पहले चार्ज के अंदर ही उसको फायदा दे दिया। बात समझ में आई? ये सब मैटर ऑफ ट्रायल है कि एक्सेप्शन में फॉल होगा या नहीं होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? दूसरा देखिए, एज चार्ज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द 118 ऑफ बीएनएस, 118 का 2 निकाल लीजिए बीएनएस के अंदर। विद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस टू बी बाय बी means of instrument for shooting. This equivalent statement that the case was not provided by subsection 2 of the 122 of the said संहिता। ठीक है ना सर? इसमें क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग में ये प्रोवोकेशन की बात करता है। 122(2) किसकी बात करता है? आई थिंक प्रोवोकेशन के बारे में बात करता है। 122(2) किसके बारे में बात करता है? प्रकोपन की बात करता है ना 122(2। याद करो, अगर किसी ने बोला है कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस एक्ट किया उस आदमी ने चार्ज के अंदर, तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसने इसको पहले किसी ने प्रोवोकेशन दिया था, उसके ऊपर इसने वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस एक्ट किया है। वो मैटर ऑफ ट्रायल है, वो मैटर ऑफ ट्रायल है, विचारण के समय का बिंदु है वो विचारणीय बिंदु है। जब विचारण होगा तब देखा जाएगा उस पर, लेकिन चार्ज फ्रेमिंग में आप ये नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये समझो कि इसका कभी भी चार्ज नहीं बनता है। 122(2) का चार्ज बनेगा क्या कभी? क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। समझ में आ रही है? थोड़ा सा जुडिशियल माइंड खुल रहा है? क्योंकि तुमने अगर इसका यहीं पे चार्ज बना दिया तो तुम पहले से क्या हो, प्री जुडाइस हो। तुम्हारे सामने जो भी एविडेंसेस हैं वो ट्रायल का विषय वस्तु है, ट्रायल में देखेंगे। तुमने अगर अभी से बता दिया कि ये प्रोवोकेशन पे था, तुमने अभी से बता दिया कि प्रोकोपन तो था, इतने भी क्लियर एविडेंसेस हो, यू कैन नॉट फ्रेम चार्जेस ऑफ सेक्शन 122। एक्सेप्शन जो समझ में आता है और रिलेशनशिप तुमको भी दिखता होगा ना सर। ये तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है जो आपके अंदर आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका चार्ज फ्रेम कर दोगे, ये तो एक्सेप्शन है, क्या कभी किसी एक्सेप्शन का चार्ज फ्रेम होता है क्या? ऑल तो उसमें भी सजा है, लेकिन उसका चार्ज फ्रेम आप नहीं करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात है, उसको जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी। क्योंकि अगर आपने इसका चार्ज फ्रेम कर दिया तो फिर ट्रायल में क्या होगा? फिर ट्रायल में तो कुछ बचा ही नहीं। क्या ट्रायल में कुछ बचा गया? आदमी तो प्ली क्या करेगा फिर? आदमी जहां पे मैंने प्ली ऑफ अक्यूज रिकॉर्ड किया था, वहां पर आदमी क्या लिख देगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे वो आदमी क्या लिख देगा? जैसे मैंने यहाँ पे पूछा ना, इससे जैसे मैंने यहाँ पे पूछा ना, हैव अंडरस्टूड चार्जेस अगेंस्ट यू, आर यू प्लीडिंग गिल्टी, वो आदमी क्या लिख देगा यहाँ पर? यस लिख के, जस्ट लिख के नीचे अपने साइन मारेगा। इसका साइन वाला पता नहीं कहाँ गया कॉलम, देखा ना ये रहा, तो वो लिखेगा हाँ और नीचे करके साइन मारेगा, ले भाई गिल्टी मानता हूँ मैं अपने आप को, ले 2-4 महीने की सजा काट लूंगा, हाँ मेरे को एक्सेप्ट है। इसलिए 122 का चार्ज आप फ्रेम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट सोच लीजिए। क्योंकि आप एक्सेप्शंस का चार्ज फ्रेम करते हो तो ट्रायल में क्या करोगे? फिर वहां पर क्या एविडेंसेस लोगे? तुमने तो पहले डिसाइड कर लिया, ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड ना, आपको तो पूर्व निर्धारित था। जुडिशियल माइंड डेवलप कीजिए अपने अंदर। और ये इलिस्ट्रेशंस नहीं है, ये रूल्स हैं सारे के सारे।
है ना इंटरेस्टिंग चीज। थर्ड देखिए, ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और यूजिंग false property mark. The charge may state that A committed murder or cheating or theft or extortion, criminal intimidation, or that he used a false property mark without reference to the definition to those crimes contained in the BNS or the section under the of which offenses punishable must in each instance refer to the charge. अब ये क्या कहना चाह रहा है सर? जैसे मान लीजिए आप उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर रहे हो, जैसे मर्डर का कर रहे हो या चीटिंग का कर रहे हो या थेफ्ट का कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो, जैसे आप उसके हत्या का, है ना, चीटिंग का, चोरी का, उद्दापन का या फिर आपराधिक अभित्रास का, किसी का भी आप चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम करते हो, सपोज कीजिएगा, है ना। यहां पे कहना चाह रहा है सर, आपने जब चार्ज फ्रेम किए हैं और आपने डेफिनेशंस का रेफरेंस नहीं दिया है of those crime contained in the BNS, but the section under which of the offense is punishable must in each instance be referred in the charge. आप चलो आपने नहीं लिखी डेफिनेशन, मान ली हमने, लेकिन अगर हमें सेक्शन नंबर भी लिखा है ना सर, उसका भी वही मतलब होगा कि सेम डेफिनेशन का जो मतलब है, बस समझ में। अगर आपने नाम नहीं लिखा ऑफेंस का लेकिन सेक्शन लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ऑफेंस का नाम नहीं लिखा लेकिन ऑफेंस को समझा दिया कि किस तरह से अपराध किया गया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात। A is charged under section 219 of the BNS which intentionally obstructing the sale of the property. देखो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन लिखा, इन्होंने यहाँ पर लॉ लिखा, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी, समझ में आ रहा है कैसे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। तो चार्ज फ्रेम करने के लिए आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द चार्ज शुड बी इन दोज वर्ड्स, द चार्ज शुड बी इन दोज वर्ड्स। ये कह रहा है कि जो आप आरोप बनाएंगे, आरोप उन शब्दों में ही होने चाहिए। जैसे अगर आरोप बनाना है मुझे तो मैं इसमें लिखूंगा that A has intentionally obstructing a sale of property offered for the sale by lawful authority of a public servant on so and so date time place, जो भी है वो पूरा। तो मतलब मैं जब इस चार्ज करा रहा हूँ, मैं चार्ज में इन्हीं सब सेम वर्ड्स को लिखूंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि कैसे उसने अपराध को किया है ना सर, कैसे उस अपराध को किया गया है। जैसे आप देखिए इसमें, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा, यहाँ पे जो लिखा है कि आप रमेश 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी के बीच है ना SS मेहता एंड सन्स में कैशियर के रूप में कार्यरत रहते हुए ग्राहकों से एकत्र 4,50,000 की राशि का जिम्मा सौंपे जाने के बाद, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैनर लिखा है, उसका क्या लिखा है, मैनर, कि किस तरीके से आपने अपराध को किया, जमा ना कर क्या आपराधिक न्यासभंग किया, जो कि भारतीय संहिता में 408 के दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उसको क्या करेंगे, उन्हीं शब्दों में लिखेंगे जिन शब्दों में उसकी परिभाषा को दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पर 420 का लगाया, किसका लगाया, 420 का। अब 420 में क्या होता है सर, 420 में आप छल पूर्वक प्रेरित करते हो। दूसरी बात ये होती है कि उसमें आप क्या करते हो सर, उसमें टेक्निकली क्या करते हो, अगर आप इसको उसमें पढ़ेंगे, आपको एलिमेंट्स पढ़ाता हूँ, आप अगर एलिमेंट्स देखेंगे इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो, जब भी चार्ज फ्रेमिंग होता है, आप एक बार बीएनएस में सेक्शन निकालेंगे 318, बीएनएस में 318 पढ़िए, वहां पर एक शब्द दिखेगा डिलीवरी, परिदत्त करता है, लिखा होगा परिदत्त करता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी परिदत्त करता है, लिखा हुआ है परिदत्त करता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। चीटिंग की डेफिनेशन देखिए, आप 318 का चौथा क्लोज पढ़ेंगे, चीटिंग है ना 318, उसका चौथा क्लोज पढ़िए, डिलीवरी दिख रहा है वहां पर, ऑफेंसेस जो है ना सर उस तरह से आप तय किए जाते हैं। ठीक है सर, आई थिंक चारों इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे, तो समय लगा लेकिन इनमें कोई दिक्कत नहीं, कर लिया अपन ने। अच्छा अगला लिखिए 235, इलस्ट्रेशन नोट कर लिए जाएंगे, ये आशा करता हूँ इलस्ट्रेशन नोट कर लेना, और जैसे इलस्ट्रेशन नोट करोगे अपने मन की भाषा में जो तुमको समझ में आता है, जैसे इलस्ट्रेशन आपने नोट किया उसके नीचे अपने मन की भाषा में क्या समझ में आया उसको स्टार लगा के आप अपने मन की भाषा में लिखेंगे। जब आप घर जाएंगे नोट बनाएंगे ना, आपको क्या समझ में आया उस इलस्ट्रेशन से, एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, the benefit of any of the exception should not be mentioned in the charge, वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे इसके अंदर हर इलस्ट्रेशन के नीचे। अदरवाइज अभी तो क्लास में समझ में आया लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे, ये बहुत स्वाभाविक है ना भूलना। लिखिए 235 लिखेंगे प्लीज। पॉइंट नंबर 1, when particular regarding time and place shall be given, जहाँ कहीं भी अपराध के समय और स्थान के बारे में, अपराध के समय या स्थान के बारे में
बारे में बताया गया हो, बताया गया हो, बताया गया हो, बताया गया हो, तो उनको भी आरोपों में लिखा जाएगा, तो उनको भी आरोपों में लिखा जाएगा। इन पर्टिकुलर रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस शैल बी गिवन then 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 it should have also then it should have also and it should have also under the contents of charge, under the contents of charge, under the contents of charge। आगे लिखिए, इसका उद्देश्य ये है कि 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 अभियुक्त को उचित रूप से सूचना दी जाए, अभियुक्त को उचित रूप से सूचना दी जाए। द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन that the purpose of this provision that accused must be given information in that regard, क्योंकि हम लिखते हैं ना कि आपने, जैसे अभी भाई साहब ने क्या किया था, आपराधिक न्यास भंग किया था, तो भाई आपने इतने समय से लेकर इतने समय तक क्या किया है, आप आपराधिक न्यास भंग किया है, आपने इतने समय लेकर इतने समय तक आपराधिक न्यास भंग किया है, तो मतलब आपने 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक 4.5 लाख रुपए कंपनी के बिहाफ पर आपने इकट्ठे करे हैं लोगों से, और आपने पैसे जमा नहीं कराए। समझ में आ रही है? तो टाइम अगर आप लिखते हो तो उससे आदमी को पता चलता है कि यार उस दिन के बारे में चार्ज है। अब सपोज कीजिए किसी को डिफेंस लेना है प्ली ऑफ एलईबी का, अब ये ट्रायल जब हुआ उसका, तो ट्रायल में जाते वो अब आरोप तो लगेगा ही ना उसके ऊपर। ये थोड़ा ना कि आप चार्ज में लिख दे रहे हो कि इसको डिफेंस ऑफ प्ली ऑफ एलईबी दे दिया जा रहा है, चार्ज में कुछ नहीं लिखते, चार्ज में सिर्फ चार्ज होता है, बिल्कुल फंडामेंटल। अरे सर ये सब बातें मैंने 4 फील्ड क्लासेस में नहीं बताई, क्योंकि वहां पर इतना समय नहीं होता ना, ये फाउंडेशन के लिए सब्र चाहिए, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। अरे सर समय तो ऐसे निकल जाता है, अपने कोचिंग चलते हुए देखो 1.25 साल 1.5 साल हो गया है, इस जगह आए हुए साल भर हो गया अपन को, पता चला तुम्हें? इसलिए साल भर और 1.25 साल ऐसे निकल जाता है, कोचिंग की क्लासेस ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे अपन ने पढ़े हैं उनमें तुम्हारे नंबर नहीं कटे होंगे, ये मैं लिख के देता हूँ, तुम उसमें अपने नंबर नहीं फेंक के आए होंगे, और ना कभी फेंक के आओगे। जिस दिन पूरा सिलेबस कवर करा दोगे ना एग्जॉस्टिवली, तो रटोगे नहीं, फिर समझोगे प्रावधानों को, और प्रोविजन जिस दिन तुम समझ जाओगे रटने में ऑलरेडी आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम सीधा रटने जाओगे तो नहीं आएगा, एग्जाम में तुम इतना 5 लाइन रट्टा मार के गए हो और वहां पे 1-2 लाइन 1.5-2 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने समझा वही सारे प्रोविजंस की क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, ये 7 पॉइंट समझा दिए मैंने आपको अच्छे से, ये 7 पॉइंट्स आप नींद में भी उठ के बता दोगे क्या क्या है। सबसे पहले ऑफेंस का नाम है, सबसे पहले ऑफेंस को नाम लिखना है, अगर कोई स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है सबसे पहले तो क्या लिखना है कि भाई स्टेट द ऑफेंस, अपराध क्या है। दूसरा नाम है तो नाम लिखो, तीसरा नाम नहीं है तो उसके डेफिनेशन लिखो, चौथा क्या है, लॉ एंड सेक्शन लिखना है, 5वें में एक स्टेटमेंट आ जाएगा, 6ठे में लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, और 7वें में प्रीवियस कन्विक्शन है, ठीक है ना। 8वां टाइम एंड प्लेस जो हम लिख रहे हैं अभी। 9वां लिखिए, wherever matter is related to criminal breach of trust, wherever matter is related to criminal breach of trust, comma, dishonest misappropriation of property, dishonest misappropriation of property, dishonest misappropriation of property, जहां कहीं भी अपराध, जहां कहीं भी अपराध, आपराधिक न्यास भंग या आपराधिक दुर्विनियोग या जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग से संबंधित है, जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग से संबंधित है, और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आगे लिखिए, then specifying gross amount is sufficient, तो उसमें लिखिएगा, तो
तो विशिष्ट मदों के संदर्भ में विशिष्ट मदों के संदर्भ में कथन किया जाना पर्याप्त होगा। मतलब ऐसा है सर, सपोज कीजिए तुम्हारे घर में एक आदमी रहता था, ऐसा है आपके भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बना एक दिन, आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल। ऐसा है कि आप मसूरी गए घूमने के लिए परिवार के साथ, आपने यार मसूरी में एक घर होना चाहिए, आपने मसूरी में एक घर खरीद लिया, कुछ नहीं फ्लैट ही खरीद लिया 3 BHK, ठीक है ना। आप जाते हो वहां पर 6 महीने में, साल में एक बार, और 2-5 दिन रुक के आते हो, आपका वहाँ एक घर है। आपने ऋषिकेश गए, ऋषिकेश की हवा अच्छी लगी आपको, वाह, एक फ्लैट वहां पे भी खरीद लिया, है ना। रईस हो लेकिन जमीन थोड़ी खरीदते रहोगे हर जगह, एक फ्लैट खरीद लिया। फिर आप गए वृंदावन बाकी बहन जी के पास, तुमने एक मकान वहां पे भी ले लिया कि जब जाए तब दिक्कत ना आए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके पास। और हर घर में तुमने, ऐसा नहीं कि रहने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि 2 गद्दे डाल लिए, है ना, और ऐसे टाइम पास है, वाटर का आरओ लगा दिया, एक फ्रिज रख दिया, बस। आदमी को क्या चाहिए मेनली, 3 चीज मिल जाए उसको, गद्दा, आरओ और फ्रिज। उसको किस थर्ड चीज की जरूरत है? खाना बाहर से मंगा लेगा, जोमेटो स्विगी चलता ही है। लेकिन आप उस तरह पे आदमी मिलते हैं आपको रईस। अगर आप घर खरीद रहे हो तो उसमें फिर फुल्ली फर्निश होगा घर, प्रॉपर फर्नीचर, प्रॉपर हर चीज, एंटीक ग्लासेस, इटालियन मार्बल्स, इस टाइप के रईस। आपने एक लड़के को, हेमांग जैसे को रखने के लिए बोले ऋषिकेश की प्रॉपर्टी हेमांग आप संभालेंगे, ठीक है ना, और एक केयर टेकर है उस प्रॉपर्टी का। जब आना होता है तब उसको एक दिन पहले बोल देते कि कल आ रहे हैं, देख लेना, मैनेज कर लेना चीजों को। अब हेमांग को मैंने 3 साल से रखा हुआ है घर में, ठीक है ना। महिलाओं को थोड़ा ध्यान रहता है कि घर में क्या सामान था और क्या सामान नहीं था। पुरुष तो क्या होते हैं ना कि अपने सो गए उठ गए, चलो चलो, कुछ कुछ पुरुष होते होंगे पर्टिकुलरली। लेकिन सर जब जब मैं जाता तो हेमांग क्या करते, मुझे तो चीज़ों में अंतर दिखाई नहीं दिया। तो जब मैं साल भर बाद वापस गया तो उसे बोला कि यार बहुत सारी चीज़ें गायब है अपने घर से, यहाँ पर ये हुआ करता था, वो फोटो दिखा रही है कि देखो यहाँ पर ये था। और हेमांग को रखे मेरे को 3 साल हो गए, केयर टेकर, मंथली सैलरी भी लेता है। अब मेरे पास रफली आइडिया नहीं है कि कितने रुपए इसने अब तक के, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर मैंने किसी को एंटाइटल किया हुआ है उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, उसको सामान ये बेच नहीं सकता। समझ में आई बात? अब ये अगर एंटाइटल था, ये अगर किसी चीज को मैंने इसको बनाया था कि भाई तू हकदार है इस चीज का, संपत्ति का, व्यवस्था सारी मैनेज करने का, तो चीजें नहीं कर सकता था। अब 3 साल में इसने कितनी प्रॉपर्टी बेची मुझे नहीं पता, उसमें गार्डन भी था प्रॉपर्टी में, है ना। तो 3 साल में इसने कितना कुछ अपराध किया है उसका मेरे को रफली आइडिया नहीं है, रफली आइडिया मुझे उसका नहीं है। अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं है तो मैं एक लमसम अमाउंट लिखूंगा, मैं ग्रोस अमाउंट लिखूंगा कि यार इतना कुछ, लगभग इतना पैसा इसने लिया है, ठीक है सर। लेकिन अपराध जो है वो सिर्फ 1 साल तक के लिए लूंगा। किसमें लूंगा? ये नहीं बोल सकता कि 3 साल में इसने 3 साल से चोरी कर रहा है। 1 ईयर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितने का? 1 ईयर का, ठीक है ना। जैसे जून में मैंने इसको रखा था, जून 24 में, तो मई 2025 तक लमसम जितना अमाउंट होगा मैं उतना अमाउंट क्लेम करूंगा। मतलब फिक्स नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में? याद करो ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 में जब हम प्लेंट बनाते हैं तो वहां पर एक चीज आती है कि जहां पर भी लमसम अमाउंट लिखना है, जहां पर फिक्स नहीं है कि कितना अमाउंट लिया है, तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां आप लमसम अमाउंट लिख सकते हो, कुछ अपराध ऐसे हैं जहां लिख सकते हो। याद है वो? याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का? मिट्टी अगर हटी हो तो हटाओ उसे। ऑर्डर 7 का कौन सा रूल है? 1 नहीं है। दिस इज नॉट 1। स्टैटिक चार्ज, करंट नहीं आ रहा है भाई, स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज मतलब होता है कि आप बैठे हो ना चेयर पे बहुत देर से, जैसे आप बैठ के कभी लिख रहे हो कभी क्या कर रहे हो, तो एक स्टैटिक चार्ज बॉडी में जनरेट होता है। और जैसे फिर आप किसी चीज को छूओगे ना तो हल्का स्पार्क होता है। तो कहने का तात्पर्य समझिए कि 1 ईयर का आप ग्रोस वो लेते हैं, ठीक है ना।
अब ये नहीं एलिगेशन लगा सकते कि लास्ट इतने साल से कर रहा था। भाई लास्ट एक साल का बताओ आप, क्योंकि भाई ऐसा है कि क्रिमिनल में रेमेडी तो, अरे भाई पैसा चाहिए तो सिविल में जाओ, पैसा चाहिए तो कहाँ जाओ, सिविल में रिकवरी ऑफ मनी का सूट डालो। लेकिन अगर जेल भेजना है तो कहाँ हो, क्रिमिनल में। क्रिमिनल का पर्पस क्या है, जेल में डालना, समझ में आई। क्योंकि ये केस तो आप समरी सूट में भी जाके डाल सकते हो ना, समरी प्रोसीजर का भी यूज कर सकते हो आप, वहां पे भी तो है ना, मनी रिलेटेड जो मैटर होते हैं, उसके ऊपर सिविल सूट फाइल कर दूंगा नौकरी से निकाल के। समझ में आ रही है आप लोगों को। लमसम अमाउंट लिखूंगा उसमें, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखूंगा। रूल 4 या 5 में है, ऑर्डर 7 रूल 4 5 ऐसे कुछ में है, या और हाँ 2 में है ना। कौन कौन से ऑफेंसेस दिखाइए एक बार, ब्रैकेट दीजिए। रूल 2 कहता है इन मनी सूट्स वेयर द प्लेंटिफ सूट्स फॉर द मीन प्रॉफिट। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोविजन नहीं है। ये कौन सा ब्रैकेट है भाई, 6 निकालिए एक बार, 6 दीजिए मुझे। देर आर फ्यू प्रोविजन जिसमें हम लोग ये कहते हैं, जैसे सिविल और क्रिमिनल का बेसिक डिफरेंस ये है। ऑर्डर 6 देखिए एक बार, चलिए प्लीज लिखिए, इस पे आगे लिखिए, पैराग्राफ से करके लिखिएगा। स्पेसिफाइंग ग्रोस अमाउंट इज सफिशिएंट, स्पेसिफाइंग ग्रोस अमाउंट इज सफिशिएंट, ये लिखा हुआ ना लास्ट में हमने क्या लिखा है, ग्रोस अमाउंट सफिशिएंट। उसके आगे लिखिए नो नीड टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट डेट, नो नीड टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट डेट, नो नीड टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट डेट। तारीख का तारीख का कथन किया जाना आवश्यक नहीं होगा, तारीख का कथन किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अब इन्होंने किस दिन कौन से सामान बेचा ये मेरे को तो नहीं पता है, मैं रफली क्या कह दूंगा कि ये इस साल से लेकर इस साल तक हमारे बीच में यहाँ नौकरी करते थे, ठीक है ना सर। रफली एक आइडिया दे देते हैं, जैसे आपने वो केस मैंने कल चार्ज शीट में बताया था आपको, तो 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक उसने 4.5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे उस मान मैटर में। मुझे थोड़ी पता था किस दिन कौन से रुपए उसने लिए हैं पार्टी से, तो मुझे ये बात पता है क्या, या मैं उसमें लिख रहा हूँ क्या। वैसे चार्जेस में भी आप नहीं लिखते हो, रफली आपने एक एस्टिमेट दे दिया, इतने टाइम से इतने टाइम तक था, 4.5 लाख रुपए इसके पास आए, 2 लाख रुपए से जमा नहीं कराए, सिंपल बात। पैराग्राफ लिखिए, time between two dates, time between two dates of first and last offense, time between two dates of first and last offense, not exceeding 1 year, not exceeding 1 year। पहली और अंतिम तारीख के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, पहली व अंतिम तारीख के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 236 में आएंगे प्लीज। Where from the section 234 and 235, 236 में लिखिए, where from the section 236, 234 and 235, जहां कहीं भी धारा 234 और 235, धारा 234 और 235 35 आरोप के बारे में पर्याप्त सूचना नहीं देते, आरोप के बारे में पर्याप्त सूचना नहीं देते। 234 and 235 do not give sufficient notice to the accused, sufficient notice to the accused, sufficient notice to the accused। देखिए चार्ज फ्रेमिंग का पर्पस क्या है, अक्यूज को पता लगे, सफिशिएंट नोटिस टू द अक्यूज, पर्याप्त सूचना नहीं देते। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एरो लगा के लिख रहे हैं, अभियुक्त को पर्याप्त सूचना नहीं देते, अभियुक्त का भी करना, पर्याप्त सूचना नहीं देते लिखा है ना मैंने, तो उसके पहले लिखना अभियुक्त को पर्याप्त सूचना नहीं देते, ठीक है ना।
लिखिए, दोबारा बोलते, तो जहां कहीं भी धारा 200 234 235 अभियुक्त को पर्याप्त सूचना नहीं देते। पूरा ही काट दिया। आगे लिखिए प्लीज, आगे लिखिए। तो उन मामलों में अपराध किए जाने की रीति कथित की जाएगी। तो उन मामलों में अपराध किए जाने की रीति कथित की जाएगी। देन देन इन सच मैटर द मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी stated. then in such manner then in such matter manner of committing offenses must be stated. इनके रिलेशंस देखेंगे प्लीज। तो 36 के रिलेशन देखिए जल्दी से। सर रिलेशन जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है ना। तो समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ए इज अक्यूज ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट ए सर्टेन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज नीड नॉट सेट आउट इन द मैनर विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड। मतलब कोई एक चोर था, उसने क्या किया, एक कुछ आर्टिकल सर्टेन टाइम और प्लेस पे उसने चुराए थे, ठीक है। आप जो चार्ज लिख रहे हो उस चार्ज में ये जरूरी नहीं है लिखना कि उसका मैनर क्या था, वहां पर आवश्यक नहीं होगा कि उसका क्या मैनर है, ठीक है। ये तभी लिखा जाएगा जब ऊपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब कहां पे आओगे आप, मैनर लिखने में आओगे। A is accused of cheating B at the given time and place. The charge must set out in the manner cheated B. चीटिंग में क्या लिखना होता है अपन को, मैनर। जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज बनाया था कल मैंने, तो उसमें मैंने पूरा उसको लिखा है, मैंने लिखा है कि किस तरह से इसने कितने टाइम पीरियड में इसने कितने रुपए के लोगों से लिए और क्या करके इसने रुपए लिए, ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये समझिए कि मैनर बहुत सारे ऑफेंसेस में लिखा जाता है, बहुत सारे ऑफेंसेस में नहीं लिखा जाता। जैसे आपने चीटिंग करी है, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, आपने डिस या फिर आपने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, तो वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैनर। अब देखो इसमें ये मना कर रहे हैं लिखने के लिए, लेकिन ये थेफ्ट में मना कर रहा है, क्योंकि थेफ्ट में चोरी कैसे करी, ये थोड़ी लिखो कि छत कूदा, छत कूदने के बाद में दूसरी छत को फांगा और फांग के वहां सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी से उतारे नीचे उतार के फिर उसमें घर में घुसा, रात को बहू खिड़की बंद करना भूल गई थी, चोर ने वहीं से घुसने का प्रयास किया, ये थोड़ी लिखोगे। ये थोड़ी लिखोगे कि उसके घर में गया और ताला तोड़ के गया और चोरी, या फिर घर के बाहर एक बाइक खड़ी थी जिसको चोर ने देखते उठा लिया। हुआ ये कि भाई साहब को भूलने की आदत थी और चाबी उसी में भूल गए। ये सब नहीं लिखना होता ना, चोरी में मैंने लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ऑफेंसेस, जैसे फाइनेंशियल वाले जो ऑफेंसेस है, ट्रस्ट वाले, मिसअप्रोप्रिएशन वाले, कैसे किया उसने, उसका थोड़ा सा मैनर आपको लिखना होगा। आगे देखिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंसेस at a time and place. The charge must set out the portion of the evidence given which is alleged to be false. भाई क्या झूठ बोला इसने, उसके बारे में लिखिए। अब ये नहीं कि पूरा झूठ लिखिए कि इस आदमी को वो वहां पर मिला, उसने उसको 2 लाख रुपए दिए इसलिए वो झूठ बोला। थोड़ा सा चार्ज लिखना पड़ेगा कि क्या फॉल्स एविडेंस का दिया इसने, ठीक है ना। थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग आप इस डिस्क्रिप्शन दोगे, ऑफेंसेस बना लीजिएगा इसमें कि सर इसमें देना होता है, इसमें नहीं देना होता मैनर। A is accused of obstructing B a public servant discharge. अब आप बताओ इसमें देना होगा नहीं देना होगा, देना होगा ना सर। पब्लिक सर्वेंट को अगर मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं तो किस तरह से क्या है लिखूंगा ना, कि लकड़ी का गट्टा डाल दिया है ना, या विरोध करने के लिए काले झंडे लेके आ गए, या फिर विरोध करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, घेराबंदी कर दी, घेर लिया पूरे परिसर को ताकि ऑब्स्ट्रक्ट कर सके उस चीज को। मैंने तो लिखोगे ना, कॉमन सेंस लगाओ सर, बहुत ज्यादा मैं हाथी घोड़ा बात नहीं कर रहा आपसे, प्रिसाइसली कॉमन सेंस यूज कीजिए अपना। बात समझ में आ रही है। A is accused of murder of B at a given time and place. The charge need not state the manner, कि चक्कू कैसे मारा है, कि उसके पीछे भागा और भागने के बाद में उसको चक्कू निकाल के पहले तो राइट में मारा, फिर लेफ्ट में मारा और फिर फाउंटेन निकाल दिया पेट से। ये थोड़ी पूछोगे, समझ नहीं बात। मर्डर में लिखने की आवश्यकता, टाइम प्लेस लिखा आपने, है ना, या फिर जो वेपन यूज किया है आपने, गन से मारा है, उससे आपने उस चीज को मेंशन करके एंड ऑफ द गेम कर देंगे उसको। He is accused of disobeying a direction of the law. अब जो डायरेक्शन ऑफ लॉ किया है उसको तो लिखना पड़ेगा ना सर, कि क्या डायरेक्शन ऑफ लॉ नहीं माना है। डायरेक्शन ऑफ लॉ, पुलिस ने कहा था कि इधर से नहीं इधर से जाने का है आपको, या फिर पुलिस ने बोला था कि मेरे को सपोर्ट चाहिए आपका, यहाँ खड़े रहो, एक कुख्यात आतंकवादी आ रहा है, हेल्प करो मेरी, तुमने मना कर दिया, मैं नहीं करता। उसका मैनर लिखना पड़ेगा ना,
किससे हेल्प मांगी गई थी टू डिटेक्ट सम टेररिस्ट, और इसने मना कर दिया, एंड ही रिफ्यूजेस। इनको पढ़ लेना और इनको गोला मार लेना किसमें लिखना है, नहीं लिखना। प्री में सवाल आ सकता है। ये नए प्रोविजन हैं, ये पहले नहीं थे, पहले थे क्या? पुराने वाला ब्रेक है क्या आपके पास में? हाँ वो पुराने वाले नए होंगे ना। हाँ ये जैसा पुराना ब्रेक है क्या? पुराने ब्रेक में देखना ये प्रोविजन थे नहीं थे। ठीक है, थे तो अच्छी बात है, पढ़ लेना, लिखना सब कुछ ही है, हो या ना हो पढ़ना सब कुछ ही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ 237 में एक लाइन लिख लीजिए। हाँ एक लाइन लिख लीजिए। The words of charge have the same sense. The words of charge have the same. The words of charge have the same sense. लिखिए, आरोपों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा, आरोपों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा, वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका जो उनका उस विधि में है, जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वो अपराध दंडनीय है, जिसके अधीन वो अपराध दंडनीय है। सेम सेंस, सेम सेंस लिखा है ना, सेम सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, सेम सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। ठीक है सर, ये यहां तक हो गया खत्म 237 तक। ठीक है ना सर, एक सवाल भी लिख लीजिए कल के लिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरर ऑफ चार्ज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरर ऑफ चार्ज? आरोप में गलतियों का क्या प्रभाव होता है, आरोप में गलतियों का क्या प्रभाव होता है? इंपोर्टेंट सवाल है, मेंस में आता है, इफेक्ट ऑफ एरर ऑफ चार्ज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।